नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा निर्वाचन को लेकर विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है काफ़ी बढ़ गई है और यह जो सक्रियता है ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि में काफ़ी सक्रिय भूमिका देखा जा रहा है। हज़ारों की संख्या में वॉलेंटियर आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और इसी बीच नॉर्थ ईस्ट के जो प्रभारी है राजेश जी आम आदमी पार्टी के मेरे साथ उपस्थित है। काफ़ी तजुर्बा रहा है उनका निर्वाचन को लेकर, कई निर्वाचन में प्रभारी रह चुके हैं और सफलता भी अर्जित की है उन्होंने। जहां शून्य था उन्होंने वह शून्य का आंकड़ा पार कर कई जो है उम्मीदवारों को उन्होंने जीत दिलाई है। उनकी नेतृत्व में कई उम्मीदवार आगे बढ़े हैं और मैं सीधे राजेश जी के पास जाऊंगा और उनसे मैं थोड़ी आज जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की जो निर्वाचन की है तैयारी चल रही है। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। ब्रेकिंग फर्स्ट समाचार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो जी राजेश जी, सबसे पहले मैं जान लेना चाहूँगा कि चुनाव की जो तैयारी है किस तरह की तैयारी चल रही है। हालांकि ज़रूर हमने दर्शकों को दिखाया है किस तरह वॉलेंटियर आपके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जुबानी में जान लेना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी चल रही है। बिल्कुल, आज के दिन हम सभी गांव पंचायत में सभी बूथों पे हमारा काम चल रहा है और लोगों का प्यार मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। डिब्रूगढ़ में भी और सोनितपुर में भी दोनों जगह हम लोग को काफ़ी समर्थन मिल रहा है लोगों का और काफ़ी भारी संख्या में लोग जो लोग किसी दूसरी पार्टी के समर्थक थे या किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो भी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। कल डिब्रूगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में टिंगखोंग में हज़ारों की संख्या में मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में आकर जुड़े और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस तरीके से मार्गेरिटा में कल अहोम सभा के लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है कि देश बदलाव चाह रहा है और जैसे देश बदलाव चाह रहा है ठीक उसी तरीके से असम की जनता भी बदलाव चाह रही है। ये बहुत शुभ संकेत है देश की राजनीति के लिए। अभी तक जो देश में राजनीति चल रही है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को कहीं ना कहीं परिपूरक है। वो कभी 5 साल कांग्रेस राज कर लेती है, फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर आज तक काम नहीं हुआ और पहली बार इस देश को अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने एक रास्ता दिखाया कि हम स्कूल की भी राजनीति कर सकते हैं, हॉस्पिटल की राजनीति कर सकते हैं, लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली, पानी, इन सब मुद्दों पर भी राजनीति हो सकती है। इस देश की जनता को अरविंद केजरीवाल जी ने ये एक सपना दिखाया और करके दिखाया, उस सपने को परिपूर्ण करके दिखाया। और आप देखिए दिल्ली में किस तरीके से काम हुआ। दिल्ली में बहुत शानदार स्कूल बन गए। स्कूलों का रिज़ल्ट, सरकारी स्कूलों का रिज़ल्ट 99% आने लग गया। प्राइवेट स्कूलों से बेटर रिज़ल्ट आने लग गया। सरकारी स्कूलों के बच्चे आज इंजीनियर बन रहे हैं, नीट की परीक्षा पास कर रहे हैं, जेईई की परीक्षा पास कर रहे हैं, आईएएस के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे जिसमें कि मज़दूरों के बच्चे हैं, रिक्शा चलाने वालों के बच्चे हैं, घरों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चे हैं। तो ये एक बहुत शुभ संकेत है कि देश की राजनीति उस दिशा की ओर जा रही है। ठीक उसी तरीके से हमने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली के लोग आज के दिन एटलीस्ट उनको जो भी है दवा जो चाहिए वो मुफ्त मिलती है, उनका इलाज मुफ्त में होता है और उसके लिए बहुत कठिनाई का भी सामना नहीं करना पड़ता है कि घर के आसपास ही 1 किलोमीटर के दायरे में उनको मोहल्ला क्लिनिक मिल जाता है। तो छोटा मोटा किसी को बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया तो उसको कहीं हॉस्पिटल में लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में गए और उनको वहाँ इलाज और टेस्ट सब कुछ फ्री मिल गया। उसी तरीके से बिजली हमने दिल्ली में फ्री कर दी, 200 यूनिट दिल्ली में बिजली फ्री है। अगर असम के हिसाब से देखें तो 1400 रुपये की बिजली फ्री है। पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। असम के हिसाब से देखें तो 2100 रुपये की बिजली फ्री है। पानी फ्री है। यहाँ तो असम में पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। पीने का साफ़ पानी लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, गुवाहाटी में भी लोग खरीद के पानी पीते हैं, डिब्रूगढ़ में भी लोग खरीद के पानी पीते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये बदलनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे जानकारी लेना चाहूँगा और आपका प्रतिक्रिया ले लेना चाहूँगा। विशेष तौर पर असम सरकार ने
जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कई योजनाएं लाई है, तो असम की जो महिलाओं को लेकर जो योजना है वर्सेस अगर दिल्ली सरकार की योजनाओं पर हम ध्यान दें तो बसों में जो टिकट है फ्री करने का उन्होंने व्यवस्था लिया है, या कई और योजनाएं महीने में 1000 रुपये देने की जो घोषणा की गई है, इसमें अंतर क्या है और आप ज़्यादा सफल क्यों मानते हैं इस योजना को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो आम आदमी पार्टी की जितनी योजनाएं होती हैं, अरविंद केजरीवाल जी की जितनी भी योजनाएं होती हैं, वो किसी का भेदभाव नहीं करती हैं। अगर दिल्ली में बस यात्रा फ्री है तो जो भी महिला बस पर चढ़ेगी, कोई भी महिला हो, उसकी टिकट फ्री है, चाहे दिल्ली में कहीं से कहीं जाए। उसमें ये नहीं है कि आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, उस तरीके का वो नहीं है। तो सभी के लिए दिल्ली में कोई भी, आज असम की भी कोई महिला अगर दिल्ली जाती है तो दिल्ली में किसी भी बस में वो चढ़ेगी, सरकारी बस में, तो उसका कोई किराया नहीं लगेगा। तो इस तरीके की स्कीम होती है। आज अगर स्कूल है, दिल्ली के स्कूल अगर शानदार हुए हैं तो वहाँ सभी के लिए वो फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है। उसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक सभी के लिए फ्री है, तो उसमें भेदभाव नहीं होता। अब असम में अगर कोई योजना है तो उसमें सबसे पहले ये होगा कि आप बीपीएल कार्डधारी होने चाहिए, उसमें ये होगा कि आपके घर में फ्रीज नहीं होना चाहिए, उसमें ये होगा कि आपके घर में स्कूटर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी शर्तें होती हैं, और उन शर्तों के बावजूद एक अलग ही शर्त होती है जो लिखी हुई नहीं होती, वो ये होती है कि आप भाजपा के कार्यकर्ता होने चाहिए, आप भाजपा के समर्थक होना चाहिए। दिल्ली की योजना जो है महिलाओं के लिए, हमने जो अभी लेकर आए हैं, उसमें 1000 रुपये महीना प्रति महिला को मिलेगी, हर एक महिला को जो 18 साल से ऊपर होगी। अब वो 18 साल से ऊपर अगर एक घर में, एक परिवार में अगर 3 महिला है तो तीनों को मिल सकती है वो। इसमें ये नहीं है कि आपको एक घर में, एक परिवार में एक को ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इससे दिल्ली की लगभग 60 लाख महिलाओं को हम ये फ़ायदा पहुंचाएंगे, जबकि असम में जो इस तरीके की योजना जो चल रही है उसमें अभी तक 16 लाख महिलाओं को ही शामिल किया गया है आज की डेट तक। तो इससे साफ पता चलता है कि इतने सालों से योजना चल रही है, उसके बावजूद आप सिर्फ 16 लाख लोगों को दे रहे हो, और दिल्ली में अभी हमने योजना शुरू की और हम 60 लाख लोगों को, 60 लाख महिलाओं को उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो ये फ़र्क है। हमारी योजना सभी के लिए होती हैं, और उसमें ये भी नहीं है, हमारी योजनाओं में चाहे बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, इस तरीके का भेदभाव नहीं होता है। आज दिल्ली के स्कूल में सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि हम कोई भेदभाव नहीं करते। उसी तरीके से इलाज के मामले में ले लीजिए, बिजली अगर फ्री है तो इसमें ये थोड़ी है कि आम आदमी पार्टी वालों को सिर्फ फ्री है, बीजेपी वालों के लिए बच्चों को भी, बीजेपी वालों को भी फ्री है, कांग्रेस वालों को भी फ्री है। तो कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं होता। और जबकि यहाँ क्या कहा जाता है कि आप कांग्रेस की मीटिंग में चले गए तो आपकी आसनी काट देंगे, आपकी स्कीम काट देंगे। आप आम आदमी पार्टी की सभा में देखे गए तो हम आपकी योजना को काट देंगे, योजना से आपका नाम काट देंगे। ये बड़ा गलत है, और ये बहुत ही गलत है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये काट नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी का कटेगा तो आने वाले समय में हमारी भी सरकार असम में आएगी, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को लेकर लोगों के पास आज के दिन जा रहे हैं, और लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रही है। डर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जान लेना चाहूँगा। डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि में हम आते हैं, और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, आपके उम्मीदवारी जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जो असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल, साथ ही लुरिनज्योति गोगोई जो एक छात्र संस्था के, सबसे सक्रिय छात्र संस्था के असम के संपादक रह चुके हैं। ऐसे 2 व्यक्तित्व के साथ उनकी लड़ाई है, और आपको क्या लगता है किस तरह का रणनीति होना चाहिए, और क्या सोचते हैं यह जो टक्कर होने वाली है, किस तरह की टक्कर होने वाली है आपको लगता है? देखिए, ये आम आदमी वर्सेस नेताओं की लड़ाई है। अब एक समय आ गया है कि जब आम आदमी को कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को संभालने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा पंजाब में क्या हुआ। एक मोबाइल मैकेनिक जो था वो वहाँ के मुख्यमंत्री को हरा रहा है, जो उस वक्त के।
उस वक्त के मुख्यमंत्री जो थे उनको चुनाव में हराया। जो आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था वो एक मोबाइल का मैकेनिक था। उसी तरीके से एक महिला जो एक स्कूल में सफाई का काम करती है, स्कूल में काम करती है, उनका बेटा भगवंत मान आज आम आदमी पार्टी से पंजाब का मुख्यमंत्री है। तो वक्त बदल रहा है और ये नहीं होता चुनाव में कि कौन दिग्गज है, कौन बहुत बड़ा नेता है, किसका बहुत बड़ा नाम है, हमेशा वो चीज़ें नहीं होती। लोगों तक जो अपना मैसेज सही से पहुंचाएगा, लोगों को जो एक उम्मीद की तरह दिखेगा, जनता उसको वोट देगी। आज इस देश में जो सबसे बड़ी उम्मीद के रूप में कोई उभर के आया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी के आदर्श को लेकर आज सभी राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं। आज असम में 2 जगह चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो देश की जनता है या असम की जनता है वो अरविंद जी के काम की राजनीति, ईमानदार राजनीति और उनके आदर्श से प्रभावित है। तो निश्चित तौर पर हमें इस बार सफलता मिलेगी असम में हम लोग इस बार लोकसभा में ज़रूर से ज़रूर खाता खोलेंगे। रामेश्वर तेली जी जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनका एक स्टेटमेंट आया है, और विशेष तौर पर जब आपको बता दें कि टिकट की जब बात आ रही थी तो आडसा के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि उनकी निष्क्रियता की वजह से उनको पसंद नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए उस तरह का उन्होंने काम नहीं किया। विशेष तौर पर चाय जनगोष्ठी के लिए उन्होंने उस तरह का कोई काम ही नहीं किया, जिसकी वजह से आडसा नहीं चाहती कि ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। और इसी बीच देखा गया कि उम्मीदवारी उनको नहीं दी गई, उनका टिकट काट दिया गया। यह जो दुख का है या गुस्सा का है, एक उन्होंने सभा में निकाला और उन्होंने कहा कि आडसा जो विरोध कर रहे थे मर भी जाए तो उनको जो स्थान दिया गया है वह स्थान वो पा नहीं सकते, 2 जन्म ले भी तो वह स्थान वो पा नहीं सकते। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री असम के पहले हुए है और यह उनके लिए असंभव के बराबर है, इस तरह का उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। तो क्या कहेंगे, इस तरह का जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, लोकतंत्र में बार बार कहता हूँ, लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता किसी को चाहे तो आसमान पे पहुंचा सकती है और किसी को चाहे तो फर्श पे लाके पटक सकती है। तो कभी भी जनता की भावनाओं का निरादर नहीं करना चाहिए। हमेशा जनता ही मालिक है, इस बात को मन में ध्यान रखना चाहिए। तो कोई भी सामाजिक संगठन है, अराजनीतिक संगठन है, छात्र संगठन है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, ये लोग जनता का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चाहे किसी भी दल का कोई भी नेता हो, हमें उनको ऐसे संगठनों का सम्मान करना चाहिए, गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा, अहंकार जो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता के खून में बस चुका है, खून में दौड़ रहा है अहंकार, ये अहंकार पतन का मूल होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना अहंकारी बनना नहीं चाहिए, चाहे केंद्र में जो लोग हैं। मेरा एक सवाल है कि आपको पेट्रोलियम मंत्री बनाया किसने? आपको लोगों ने वोट देकर जिताया, आप जीतकर चुनकर गए, आप मोदी जी की कैबिनेट में शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है कि हमारी यहाँ से इतने एक तरीके से बहुत ही पिछड़ा, मैं कहूँगा एक कई मायने में, वहाँ से एक व्यक्ति जाके केंद्र में मंत्री बन जाता है। लेकिन जिन लोगों ने आपको चुनकर मंत्री बनाया, आपने उनके लिए क्या आवाज़ उठाई? क्या आपने उनका जो मिनिमम हाजिरा है 351 रुपये, वो पिछले 10 साल से मांग कर रहे हैं, क्या आपने उनका 351 रुपये मिनिमम हाजिरा करवाया? क्या आपने उनके जनजातिकरण का जो मुद्दा है कि जो चाय आदिवासी लोग हैं वो जनजातिकरण चाहते हैं अपनी, क्या आपने वो मुद्दा उठाया? मोदी जी ने तो भरी सभा में कहा था कि जनजातिकरण में करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। किसी ने कहा था कि 90% काम हो गया, सिर्फ 10% बाकी है। तो आज 10 साल में वो 10% काम क्यों पूरा नहीं हुआ? क्यों जनजातिकरण नहीं हुआ? तो क्या आपने वो मुद्दा उठाया? क्या आपने असम में जो भी चाहे आदिवासी लोग हैं उनको आज जो जिस ज़मीन पे रहते हैं उस ज़मीन का अधिकार नहीं है, उनके पास भूमि पट्टा नहीं है, क्या आपने भूमि पट्टा दिलाने के लिए कुछ काम किया? तो जिन लोगों ने आपको चुनकर भेजा उनके लिए आपने कोई काम नहीं किया, और आज जब आपके ऊपर वो सवाल उठाते हैं तो आप उनको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, तो ये तो गलत है। ऐसी चाय जनजाति का और एक आरोप है कि उन्होंने उन्हीं के समय में जो विशेष तौर पर चाय बागानों का निजीकरण हुआ है उनके देख रेख में, तो इस पर भी रिएक्शन लेना चाहूँगा।
बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही गंभीर बात है और बहुत ही असम के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि असम सरकार जिन 7 या 8 चाय बागानों को चलाती थी, उन 7-8 चाय बागानों को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया है। और भी बहुत सारे चाय बागान हैं जिनको खरीदा बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप कंचनजूरी में रिसोर्ट खोला गया है, मनोहारी चाय बगीचा है, वहाँ होटल खोला गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है कि चाय बागान को आप उखाड़ रहे हो और उसकी जगह पे आप कोई दूसरी इंडस्ट्री क्या स्वार्थ हो सकता है सरकार का? जो प्रतिनिधि है उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? अगर निजी रेस्टोरेंट खोला जाता है, रेस्तरां खोला जाता है, तो एक्चुअली उनका स्वार्थ क्या है? क्यों इस तरह का जो है परमिशन उनको मिल जाता है ऐसे प्रतिष्ठान को, आपको लगता है? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था के जरिए अपना और अपने परिवार के लोगों का और अपने मित्रों का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है। कई तरीके से ऑपरेट करते हैं और चाय बागान की एक बहुत बड़ी ज़मीन है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के हाथों में है। तो कहीं ना कहीं इनकी नज़र उस इतनी बड़ी ज़मीन पर है, तो ये गलत है। आप लोगों ने देखा कि ग्रीनफील्ड टी एस्टेट है सिलचर में, उसको उखाड़ दिया गया, उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। ये जो चाय बागान है, इसमें जो हमारे चाय के मज़दूरों का, चाय आदिवासी लोगों का, इनका खून पसीना लगा हुआ है, ठीक है। इनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव है, एक एक पौधा लगाना और एक चाय बागान को इतना बड़ा बनाना। और जब उसके ऊपर बुलडोजर चलता है तो वो वही समझता है जो इस चाय के बागान में काम कर रहा है और इतने सालों से इनकी देखरेख करता है। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आज ये चाय बागान अगर नहीं रहेंगे तो ये जो चाय आदिवासी लोग जो पूरे असम में हैं, इतनी भारी संख्या में, इनका क्या होगा? ये लोग तो क्या करेंगे? इनके लिए क्या रोज़गार होगा? तो ये बहुत गंभीर बात है, सोचने वाली बात है कि सरकार किस दिशा में, जबकि होना ऐसा चाहिए कि चाय की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। चाय असम का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है और पूरे देश में विदेशों में मांग है, तो हमें उस दिशा में काम करना चाहिए, ना कि हमें चाय बागान बंद करने चाहिए। अब आएंगे जो एजेंडा है, विशेष तौर पर आपका जो मूल इशू क्या रहेगा, और अगर आम आदमी पार्टी निर्वाचित होकर आती है, आपके जो उम्मीदवार है अगर निर्वाचित होकर आते हैं, तो क्या करने वाले हैं आप जनता के लिए, या जो एजेंडा रहेगा उस पर किस तरह के काम की जाएगी? थोड़ी इस बारे में मैं थोड़ी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। देखिए, आज के दिन जो असम की जो सबसे बड़ी समस्या अगर मैं कहूँ तो बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 18 लाख से भी ज़्यादा युवा, पढ़े लिखे युवा, शिक्षित युवा बेरोज़गार हैं, उन लोगों के पास काम नहीं है। उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। दूसरी, जो CAA लेकर आ रहे हैं या ला चुके हैं, ये बहुत गंभीर विषय है। ये असम की भाषा और संस्कृति के अस्तित्व का विषय है। इसको इतने सामान्य रूप से हम नहीं देख सकते कि एक कानून आ गया, उसमें कुछ लोगों को नागरिकता दी जा रही है, सिर्फ इतना नहीं है। आज असम पहले से लाखों विदेशियों का बोझ सह रहा है। असम समझौते से हमें ये मिला कि 1971 के बाद के जो विदेशी हैं उनको बाहर भेजा जाएगा। उस पर काम नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने NRC के द्वारा ऐसे विदेशियों को पहचान करने का काम दिया। उस NRC के जरिए 22 लाख लोगों का नाम निकल कर आया, जबकि उसमें भी बहुत शुद्ध NRC नहीं है वो, लेकिन फिर भी 22 लाख लोगों का आया। अब असम सरकार चाहती है कि उन 22 लाख लोगों को आप नागरिक बना दो। ये 22 लाख लोगों को तो है ही, ये 2014 तक का है। इन्होंने कहा कि 2014 तक जितने भी लोग आए हुए हैं सबको आप नागरिकता दे दो। लेकिन कल को क्या होगा कि फिर अगले टर्म में ये कहेंगे कि 2014 को चेंज करके 2024 कर दो। उसके बाद 1 साल 2 साल बाद फिर चुनाव के लिए कहेंगे 2024 को चेंज करके 2029 कर दो। तो क्या असम ही एक ऐसा राज्य है जिसको सारे इन घुसपैठियों का बोझ सहना पड़ेगा, जो भी बांग्लादेश से आए? क्या असम इसके लिए तैयार है?
क्या असम में इतने रोज़गार हैं? क्या असम में इतनी ज़मीन है? आज चाय बागान के जो लोग हैं उनको अगर हम भूमि पट्टा नहीं दे पा रहे, उनको रहने के लिए ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बांग्लादेशियों को ज़मीन देने की बात क्यों कर रहे हैं? इन सरकार तो कहती है कि विदेशों से कोई उस तरह का बांग्लादेशी घुसपैठ होने वाला नहीं है। जो शरणार्थी है विशेष तौर पर, जो विदेश प्रताड़ित होकर आ रहे हैं विदेशों में, जो यहाँ के निजी लोग हैं, उन्हीं को यहाँ सिटीजनशिप दिया जाएगा, विदेशियों को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रताड़ित होकर कौन लोग आ रहे हैं? विदेशी तो आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं, पहली बात देखिए, जो सारी ये स्थितियां हैं, ये मान लीजिए कि जब बांग्लादेश और इंडिया और बांग्लादेश और पाकिस्तान वाला जो हुआ था 1971 में, उससे पहले के जो लोग हैं वहाँ तक की तो एक्सेप्टेबिलिटी हो चुकी है। वहाँ तक तो सभी मान रहे हैं कि वो लोग जो आए थे 71 के समय उनको रखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 71 के बाद वालों को निकालने की बात हो तो 71 से 2014 तक किसने किसको प्रताड़ित किया? हमें तो कभी ऐसा नहीं दिखा कि प्रताड़ना से लोग आए हैं। वहाँ भुखमरी है, वहाँ काम नहीं है, यहाँ पर काम है तो लोग आ रहे हैं, यहाँ ज़मीन है तो लोग आके यहाँ की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इसको आपने जो असम समझौते 1985 में असम समझौते में मांग की गई कि पूरे जो सीमा है असम की, असम और बांग्लादेश की, उसमें कटीले तार लगाए जाएं, उनको रेस्ट्रिक्टेड किया जाए, तो आपने वो तो किया नहीं। लोगों का आना जाना जारी रहा लगातार, उसको रोका नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये लोग प्रताड़ित होके आए हैं? ऐसी तो प्रताड़ित होने वाली कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले हमारे देश की क्या इतनी क्षमता है कि हम अपने लोगों को भी रोज़गार दे दें, बाहर से लोगों को लाके 1 करोड़ लोगों को लाके बसा दें, उनको भी रोज़गार दे दें? हम पहले अपने लोगों को तो दे दें, अपने सभी लोगों को रोज़गार दीजिए, अपने सभी लोगों को रहने के लिए ज़मीन दीजिए, अपने लोगों के लिए सुविधाएं कीजिए। किसने मना किया अपने लोगों को करने के लिए? लेकिन आपको ये किसने कहा कि विदेशी लोगों को लाकर और आप आसाम में बसाइए? लेकिन सरकार जो विशेष तौर पर जब इसको लेकर जब क्लेरिफिकेशन देती है, उनका यह कहना रहता है, प्राय अगर हम कुल मिलाकर बातें अगर हम देख ले, जो अपोजिशन है हिंदू विरोधी है और बीजेपी सरकार है हिंदू के समर्थन में वो काम कर रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। अपोजिशन को प्राय दिखाया जाता है इस दृष्टि से, जो का विरोध कर रहे हैं, जो हिंदू विरोधी है वही का विरोध कर रहे हैं, इस तरह का एक रिएक्शन देखा जाता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए, डायरेक्टली ना भी कहे तो इनडायरेक्टली इसी तरह के आरोप लगते आए हैं विरोधियों के खिलाफ। तो इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? तो क्या असम के सारे हिंदू युवाओं को रोज़गार मिल गया है? क्या असम के सारे हिंदू लोगों को ज़मीन का पट्टा मिल गया है? क्या असम के चाय बागान के जो लोग हैं क्या वो हिंदू नहीं हैं? तो ये बहुत सारे सवाल निकल के आएंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये CAA सिर्फ़ और सिर्फ वोट के लिए है कि जितनी जनता है उनको लाकर नागरिकता दे दो, तो वो वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। ठीक है, ये तो अभी तो 2014 का कह रहे हैं, आप देखिएगा ये इसको डेट को बढ़ा के 2024 करेंगे, क्योंकि ये इनको वोट की राजनीति करनी है। वोट की राजनीति के सिवाय CAA का और कोई दूसरा मकसद नहीं है। अब आएंगे दिल्ली पर, और दिल्ली के कुछ मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर उठाए जाते हैं, विशेष तौर पर जो विपक्ष के दल है उन मुद्दों को लेकर निर्वाचन में आए या इस तरह का हमेशा कटाक्ष करते हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है उनको। और जो शराब घोटाला है यह मुद्दा विशेष तौर पर चर्चा में रहता है, और ED वाला जो इशू है, समन दिया जाता है बार बार, यह मुद्दा भी हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियाँ बटोरती है। तो इस बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तथाकथित शराब घोटाला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की साजिश है। आज तक इन लोगों को 1 पैसे का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन इन्होंने PMLA नाम के एक कानून के तहत हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया है। PMLA का कानून एक ऐसा कानून है जिसमें गिरफ्तारी होने के बाद उसमें ज़मानत मिलनी बहुत मुश्किल होती है, बहुत कठिन होता है। उस तरीके का एक कानून है। ये कानून इसलिए लाया गया था कि ताकि PMLA इसलिए लाया गया था कि जो ड्रग्स का व्यापार होता था या जो आतंकवाद होता था उसको रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया था। और इसका अभी इस्तेमाल बीजेपी द्वारा अपने विरोधी नेताओं के ऊपर किया जा रहा है, और उसका शिकार हम लोग भी हैं। आपने देखा होगा कि मतलब कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, कानून का 100% गलत इस्तेमाल करके इन्होंने हमारे नेताओं को जेल में डाला है। आज तक इनको एक पैसे का सबूत नहीं मिला है। आने वाले दिनों में जब इसकी सुनवाई होगी, हियरिंग होगी और इस पर कोर्ट का जब फैसला आएगा, उस वक्त आप लोग देखोगे कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता पाक साफ बरी होकर निकल कर आया है। तो तब तक का हमें धैर्य धरना पड़ेगा। हम उस संघर्ष के लिए तैयार हैं। आज हमारे जितने नेता हैं आज जेल में हैं, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं। वो एक ऐसी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं जो व्यवस्था ये चाहती है कि जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए वो जेल के अंदर हो, और जो उसके समर्थन में रहे, जो बीजेपी के का आज समर्थन करेगा, चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। और इसका एग्जाम्पल दूर में नहीं है। आपके असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। जब कांग्रेस में जब थे वो, तो उनके खिलाफ डोजियर निकाला गया था। एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, किसने की थी? भारतीय जनता पार्टी ने। और जैसे वो बीजेपी में शामिल हुए, आज असम के मुख्यमंत्री हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि ये लोग अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। और हम लोग ऐसे हैं, आम आदमी पार्टी ऐसी है कि निडरता के साथ हम संकल्पबद्ध हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहेंगे, उनकी जो तानाशाही है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाते। जो गठबंधन आप लोगों का हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, असम में नहीं देखा जा रहा। असम में गठबंधन लगभग टूटने की दिशा में कही जा रही है। तो इसको लेकर मैं पहले प्रतिक्रिया ले लेना चाहूँगा कि एक्चुअली गठबंधन असम में है या नहीं, औपचारिक तौर पर क्या है। मैं इसकी जो है जानकारी मैं डायरेक्ट आपसे ले लेना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे गठबंधन को लेकर। देखिए, असम में जो विरोधी ऐक्य मंच और जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, उसमें हम लोग शामिल थे और हमने काफ़ी कोशिश की कि उनको समझाया जा सके कि हम लोग एक अच्छे दावेदार हैं और एटलीस्ट 3 सीटों पर हमें चुनाव लड़ने देना चाहिए, और जिसमें गुवाहाटी, सोनितपुर और डिब्रूगढ़ थी। और कांग्रेस के नेता या यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम के बाकी सभी दलों के नेता भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारी स्थिति मजबूत है, हमारी सांगठनिक स्थिति भी मजबूत है, हमारे कैंडिडेट भी अच्छे हैं। इन सारी चीज़ों को मानने के बावजूद लेकिन हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में एक डर है कि आम आदमी पार्टी असम में अपनी जगह न बना ले। इसलिए उन्होंने अंत समय तक सारी कमिटमेंट के बावजूद अंत समय में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसमें आम आदमी पार्टी का नाम नहीं था। और सिर्फ आम आदमी पार्टी का नाम नहीं था ऐसा नहीं है। अगर 16 दलों का यूनाइटेड ओपोजिशन फोरम है तो उसमें 13 सीट कांग्रेस ने ले ली, 14 सीट, 1 सीट असम जातीय परिषद को दिया। तो ये तो 2 पार्टियों का अलायंस हो गया। ये गठबंधन कैसे हुआ? ये तो सिर्फ 2 पार्टियों का अलायंस है, असम जातीय परिषद और कांग्रेस। और उसी के अनुसार उन्होंने सीट दी। ना तो उन्होंने टीएमसी को सीट दी, ना सीपीआईएम को दी, ना सीपीआई को दी। तो कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस, और विशेष करके कांग्रेस के सभापति जो असम के हैं, ये 8 महीने 9 महीने जो सबको उलझा के रखा। तो हमें तो कई बार ऐसा भी लगता है कि पता नहीं किसके इशारे पे एक सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा तो भारतीय जनता पार्टी को पहुंच रहा है। निर्वाचन से पहले असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि लगभग कांग्रेस का सफाया कर देंगे जो नेता है। और एक चीज़ तो देखा जा रहा है कि एक तरफ जो गठबंधन अगर नहीं भी हुआ तो उसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस से असंतुष्ट लोग थे, जो नेतृत्व से असंतुष्ट लोग थे, उन्होंने आम आदमी का साथ दिया है। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी भी अपनी काम, जो सफाया का काम उन्होंने कहा था, लगभग जारी है। तो क्या मान के चले, अल्टीमेटली कांग्रेस का सफा है। आप दोनों दल भले ही विपक्ष के हो, लेकिन क्या दोनों दल मिलके ही इस बार कांग्रेस का सफाया कर देने वाला है? जो सदस्य है, विशेष तौर पर सदस्य क्या नाम मात्र ही रह जाएंगे? इस तरह की परिस्थिति आ सकती है क्या? देखिए, आज के दिन एक चीज़ तो बिल्कुल पक्की है कि असम कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। असम में कांग्रेस बीजेपी को बिल्कुल नहीं हरा सकती और कभी भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा सकती। आज असम में इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं,
आपने कभी देखा है कांग्रेस ने कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है? आपने कभी देखा है कि जनता के बिजली के दाम ही बेतहाशा बढ़ते हैं? कांग्रेस को देखा है आपने कभी विरोध करते हुए असम में? तो कांग्रेस कर क्या रही है? इसलिए असम की जनता को अब विकल्प ढूंढना है और वो विकल्प आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी हर कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ती है चुनाव। दिल्ली में हमने उनको 3 बार हराया और एमसीडी पकड़ लें तो 4 बार हराया भारतीय जनता पार्टी को। गुजरात में हमने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में घुस के हम 13% से ज़्यादा वोट लेकर आए, 5 हमारे एमएलए हैं। गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं। हमारा कांग्रेस के एमएलए बिक गए गोवा में, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए इधर से उधर नहीं हुआ। 2 एमएलए आज भी डट के खड़े हैं बीजेपी के खिलाफ। तो वही चीज़ है असम में भी। आज देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नेता छोड़ कर बीजेपी में जा रहे हैं। नेता बीजेपी की ओर जा रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी, वो आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि देखिए, पार्टी कोई भी पार्टी है, उसका कार्यकर्ता बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कार्यकर्ताओं को सम्मान चाहिए। कार्यकर्ताओं को ये चाहिए कि कौन लोग उनके लिए काम करते हैं, कौन लोग जनता के लिए काम करते हैं। नेताओं से उनका बहुत मतलब नहीं होता है। तो आज कार्यकर्ता फैसला ले रहा है कि आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस का विकल्प है, इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं। कुछ लोग अटकनें लगा रहे हैं कि विशेष तौर पर जो वोटर है, विशेष तौर पर चाय जनगोष्ठी के, उनको लुभाने में सक्षम हो रहे हैं, उनको आकर्षित करने में सक्षम हो रहे हैं मनोज धनवार। आपको कितना लग रहा है एक्चुअली आप लोग कितना सफल हो पाएंगे? जो विशेष तौर पर चाय जनगोष्ठी का जो वोट होता है डिब्रूगढ़ लोकसभा समष्टि में, निर्णायक भूमिका अगर कहे तो गलत नहीं होगा, उनका जो वोट है निर्णायक भूमिका लाती है और इसी वजह से प्राय देखा जाता है कि यहाँ चाय जनगोष्ठी के जो है उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने सफल आप हो रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं? जो चाय जनगोष्ठी के वोटर है उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, डिब्रूगढ़ की सीट हमेशा से चाय जनगोष्ठी के लोगों की सीट रही है। यहाँ से जितने भी एमपी हुए हैं ज़्यादातर चाय जनगोष्ठी के लोग ही हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अन्याय किया, कांग्रेस ने भी इस बार गलत किया कि चाय जनगोष्ठी के एक नेता को यहाँ टिकट देना चाहिए था। मनोज धनवार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, सामाजिक कार्यों में लगे हुए रहते हैं और उनकी सभी जाति जनजाति, वो किसी एक वर्ग के लिए काम नहीं करते, उनकी सभी में एक्सेप्टेबिलिटी है। और ये मेरे लिए, जब हमने उनको कैंडिडेट के रूप में चुना तो हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट ये था कि हम सिर्फ चाहे जनजाति के हिसाब से उन्हें नहीं देख रहे थे। उसके अलावा भी आज चाहे हिंदी भाषी हों, चाहे बांग्ला भाषी हों, चाहे गोरखा भाई बहन हों, उन सभी में जो मनोज धनवार जी को जो हमने जो एक्सेप्टेबिलिटी देखी तो हमें लगा कि नहीं, ये हमारे लिए उपयुक्त उम्मीदवार हैं। और प्लस साथ के साथ वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो सभी वर्ग की जनता उन्हें प्यार दे रही है। और निश्चित तौर पर वो चूँकि चाय जनजाति से आ रहे हैं तो उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं डेफिनेटली उनको समर्थन करेंगे और पूरा खुल के समर्थन कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं बहुत ही प्यार मिल रहा है। और मेरा उन सभी से निवेदन है, पूरी डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि इस बार एक पढ़े लिखे अच्छे उम्मीदवार मनोज धनवार जी को ही चुनकर भेजें, ताकि आप लोगों की जो आवाज़ है वो संसद तक पहुँचे। ऐसा ना हो कि किसी को आपने भेजा और फिर आपकी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाने के लिए आपको फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है, फिर से आपको बॉयकॉट के नारे देने पड़ रहे हैं, फिर से ये कहना पड़ रहा है कि नो बीजेपी, फिर से। तो इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना हो, इसलिए आप लोग मनोज धनवार जी को इस बार चुनकर भेजें। जी राजेश जी, निर्वाचन का जो प्रचार है जारी रहेगा और इस दौरान हम कोशिश करेंगे कि और भी जो अपडेट आती है और भी जो निर्वाचन के दौरान जो आप प्रचार करते हैं उस दौरान भी किस तरह का क्या अपडेट रहता है और क्या रहेगा आपका प्रतिक्रिया, उस दौरान भी लगातार लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो आपने व्यस्तता के बीच समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और ये थे राजेश जी, जो प्रभारी है नॉर्थ ईस्ट के आम आदमी पार्टी के और साथ ही केंद्रीय नेता भी है। इनसे हमने थोड़ी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की और जारी रहेगा हमारा यह कार्यक्रम, क्योंकि निर्वाचन का जो बुखार है लगभग शुरू हो चुका है और
अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं के पास जाएंगे और उनसे भी हम लगातार कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी प्रतिक्रिया और क्या सोचते हैं इस बार के निर्वाचन को लेकर, और मुद्दा भी जरूर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए बेगी पर समाचार।